हेलो गाइज, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज आज हम करेंगे अ पैक्ट विद द सन जो बुक है ना, 6th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर है ये एनसीईआरटी की। इसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि एक पुरानी घड़ी की दुकान। छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, काफी कुछ इंस्पिरेशन हमको दे करके जाएगी, एक लेसन भी हमको सीखने को मिलेगा यहाँ पर, और स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही। तो चलिए फटाफट से इसको विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। ये जो ईव है यहाँ पर, ये शाम के लिए यूज किया गया है, यानी कि इवनिंग के लिए, यानी कि क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और जो लास्ट मिनट जो शॉपिंग करने वाले जो बंदे होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो भी अब अपने घर जा रहे थे, क्योंकि क्रिसमस का दिन था, सबको अपने अपने घरों में जाना था, सेलिब्रेट करना था। तो दुकानों जो थी वो बंद होने का समय आ गया था, और जो शॉपिंग कर रहे थे, जो लास्ट मिनट में जो शॉपिंग कर रहे थे जो कस्टमर्स, वो भी अब घर जाने लगे थे। और उसी समय क्या होता है, अ थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। और क्योंकि क्रिसमस था, सर्दियों के दिन थे, तो बर्फ गिर रही थी सॉल्ट लेक सिटी जो यूएसए में है, और उस बर्फ ने एक मोटी सी चादर से उस शहर को ढक लिया था। व्हाइट जो शीट मतलब स्नो कैसी होती है, व्हाइट होती है, और थिक यानी कि मोटी, एक मोटी चादर जो थी स्नो की, वो सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर जैसे बिछ गई हो। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। हालांकि क्रिसमस की शाम थी और लास्ट मिनट शॉपर जो थे वो अपने घर जाने लगे थे, और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और इतना होने के बाद भी जो पुरानी जो घड़ी की दुकान थी, वो उसके अंदर से अभी भी लाइट दिख रही थी, यानी कि लाइट वहां पर जल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। और उसका जो पुरानी घड़ी की जो दुकान थी, उसका ओनर था रे, उसका नाम था, वो बूढ़ा था और डेफ भी था। डेफ यानी कि बहरा था। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड डे, उस घड़ी पर काम कर रहा था जो कि उसने उसी दिन बेची थी। कहानी आगे बढ़ती है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप, और जैसे ही उस घड़ी के ऊपर जो वो काम कर रहा था वो काम खत्म हुआ, तो रे खड़ा हुआ एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। और काम खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और पीछे वाले रूम में जाने के लिए जैसे ही वो मुड़ा, तो सामने के दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन पे आकर के लगा। सपोज कीजिए जैसे ये शॉप थी, यहाँ पर ऐसे ये शॉप थी, यहाँ पर ये कोई बैक रूम है और ये फ्रंट डोर है यहाँ पर, और जैसे ही ये रे यहाँ पर काम कर रहा था, ये सामने के जैसे ही वो उठा काम खत्म करके और जैसे ही पीछे जाने लगा, तो सामने के दरवाजे से यानी कि यहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आया। क्योंकि बर्फ गिर रही थी तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सर्दियों के दिन थे और हवा बहुत ठंडी होगी, तो उसकी गर्दन के ऊपर आकर के एक ठंडी हवा का झोंका आकर के लगता है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, और वो घूमा और देखा उसने कि एक लास्ट मिनट शॉपर है, बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा देखने के लिए कि कौन है, तो लास्ट मिनट शॉपर एक दिखाई देता है उसको, एक ग्राहक कस्टमर दिखाई देता है। लेकिन रे की बूढ़ी और वाइज यानी कि बुद्धिमानी आंखें जो थी, क्योंकि अब उसको काफी एक्सपीरियंस हो चुका था, वो काफी बूढ़ा था, और उसकी आंखों ने उसको बताया कि ये जो सामने से जो बंदा आया है, ये जो लास्ट मिनट शॉपर है, ये कोई शॉपर नहीं है। तो वो क्या था वो अभी हमको स्टोरी में पता चलेगा। ही सॉ टू मैन, ही कौन है यहाँ पर, रे है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50। और उसने देखा दो आदमी हैं, एक तो अपने 20s में है, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है वो, अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा 50 के आसपास है। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और उनमें से जो अपने 20s में था, जो यंगर था, वो गेट पर ही रुका। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड, और जो क्लोजर टू 50 था, 50 के आसपास जो था, जो ओल्डर मैन था, अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज। और जो बड़ा आदमी था उनमें से, जो क्लोजर टू 50 था, वो काउंटर की तरफ बढ़ा, यानी कि शॉप जो थी उसके जो काउंटर था उसकी तरफ आगे बढ़ा, और उसकी आंखों में कोई भी दोस्ती वाली बात नहीं थी, फ्रेंडलीनेस नहीं थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। और रे जो था किसी तरह से अपने बढ़ते हुए डर को कैसे तैसे छुपा करके बैठा हुआ था, और स्लोली
उसकी जो नोटपैड था और पेंसिल था वो जो काउंटर पे रखे हुए थे उसने अपनी तरफ खींचे, क्योंकि वो डरा हुआ किस लिए था, क्योंकि एक तो लास्ट मिनट थी, मार्केट बंद हो रहा था, उसी टाइम पर दो ऐसे आदमी आते हैं जो कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी ये शॉप पर तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी और पर्पज से ये आए हैं। तो इसलिए जो रे था वो घबरा रहा था, उसका डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन रे जो था वो इतना एबल था कि वो जैसे तैसे अपने डर को छुपा पा रहा था। अब ये दो आदमी कौन थे, उन्होंने रे के साथ क्या किया, कैसी स्टोरी आगे बढ़ती है वो अभी हम जानेंगे। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और जो रे था इसके लिए यहाँ पर ही आया है, और उसने मुस्कुरा दिया उस अनफ्रेंडली फेस की तरफ। यानी कि अनफ्रेंडली कौन था, वो बंदा जो काउंटर की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि उनमें से जो बड़ा था, क्लोजर टू 50 था, वो काउंटर की तरफ आया और उसने, उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी, यानी कि फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था। और जो रे था उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस अनफ्रेंडली फेस की तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शोक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और रे ने मुस्कुराने के बाद क्या किया, अपने कानों की तरफ इशारा करके सिर को इधर उधर हिला दिया, ताकि जिससे मतलब यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कानों से सुनाई नहीं देता, मैं डेफ हूं, यानी कि मैं बहरा हूं। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. और एक सरप्राइज सा हुआ उस आदमी को जो कि काउंटर के पास खड़ा था, और नोटपैड जो रे ने अपनी तरफ खींचा था पेंसिल के साथ, उसके ऊपर उसने कुछ लिख दिया। तो इससे आदमी सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो रे है, जो ओल्ड क्लॉक शॉप का जो ओनर है, वो डेफ है। और जैसे ही उसने नोटपैड के ऊपर कुछ पढ़ा तो वो आदमी उस आदमी की तरफ देख करके बात करने लगा जो कि गेट पर रुक गया था। गेट पर कौन रुका था, जो कि अपने 20s में था, यानी कि जो उनमें से यंगर था वो गेट पर रुका हुआ था। और जो आदमी काउंटर के ऊपर खड़ा हुआ था उसने 20s में जो अपने मैन था उसकी तरफ देखा और कुछ उससे कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और रे ने ये मौका देखा कि जो वो आदमी है वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। तो इस चांस को उसने क्या किया, इस मौके को उसने हाथ से जाने नहीं दिया, और उसने उस आदमी की तरफ बहुत ध्यान से देखा, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, और देखा उसने कि एक गन जैसी शेप की चीज, एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसका जो हाथ है वो रेस्टलेस है, यानी कि जब जैसे गन है या ये आप समझिए कि ये पेंसिल है, मैं बार बार इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये रेस्टलेस हैंड है, मोशन में है, यानी कि चैन नहीं है इस हाथ को, और ये बार बार गन को ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहा था, वो जो उसका हाथ था राइट वाली पॉकेट में। और कोट पहना हुआ था उस आदमी ने, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई जो उसको ये कह रही थी कि बस चुपचाप से खड़े रहो। ये किसके साथ हो रहा था, रे के साथ हो रहा था, क्योंकि वो गन देख करके घबरा गया, और रेस्टलेस हैंड था जो कि गन को बार बार छेड़ रहा था। बी स्टिल, ही रोट ऑन द नोटपैड मे आई हेल्प यू, लेकिन जो रे था वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसने नोटपैड पर लिख करके दिया, क्योंकि और नोटपैड पर पे लिख करके ये दिया, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, और जैसे ही उसने नोटपैड के ऊपर लिख के दिया क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो ओल्डर आदमी था उसने डायरेक्टली रे की तरफ देखा, लेकिन उसने मुस्कुरा करके रे की तरफ देखा, अ क्रूल मॉकिंग स्माइल। लेकिन जो वो स्माइल थी वो कोई फ्रेंड वाली स्माइल नहीं थी, फ्रेंडली स्माइल नहीं थी, बल्कि कैसी थी, क्रूल थी और मॉकिंग थी। क्रूल होता है बहुत निर्दयी स्माइल, यानी कि उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और अब ये दोनों, रे और वो ओल्डर आदमी जो कि काउंटर के ऊपर खड़ा हुआ था, दोनों ही ये बात जानते थे कि वे दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों उसका एक दोस्त जो था वो गेट के ऊपर खड़ा हुआ था। आई होप कि अभी तक आपको इंटेंशन उसके भी क्लियर हो गए होंगे। वो रे की दुकान को लूटने के लिए आया था, क्योंकि उसके पास एक गन थी, काउंटर पे वो खुद आया, और उसका जो दोस्त था वो गेट के ऊपर ये देखने के लिए खड़ा हो गया कि कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है। तो अब उसके इंटेंशंस जो थे वो क्लियर हो गए थे रे को भी, और उस आदमी को भी ये पता था कि रे जो है वो जान चुका है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ।
स्टोरी में अब यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, देखिए क्या होता है। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। और वो जो दोनों आदमी थे जो लास्ट मिनट शॉपर बन के आए थे रे की दुकान में, वो ऐसे लग रहे थे कि जो लक है, जो किस्मत है, वो उनका साथ नहीं दे रही है पैसे के मामले में, और अब वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके लिए उनको बाद में सॉरी होना पड़ेगा, यानी कि सॉरी फील करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक बूढ़े पुराने जो डेफ आदमी है जो ओल्ड क्लॉक शॉप में मेहनत करता है, कोई भी उस आदमी को लूटेगा तो पैसे तो उसको मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उसको बहुत गिल्टी फील होगी, वो अपने आप को मतलब उस आदमी के लिए बहुत सॉरी फील करेगा। लेकिन क्योंकि उनका लक जो था उन दोनों आदमियों का, वो बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, उनके साथ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ करने की सोची जिसके बारे में वो बाद में सॉरी फील करने वाले थे। द क्लॉक टिक्ड ऑन, और जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी उसके अंदर बहुत सारी घड़ियां थी और वो टिकिंग कर रही थी, टिक 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 जैसे घड़ी चलती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने एकदम चुपचाप एकदम काम माइंड से एक अनदर मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई घड़ी या कोई वॉच लेने आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल विद द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। और इतना कह करके मतलब नोटपैड पर पे उसने ये लिख करके दिया कि हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई घड़ी या वॉच लेने के लिए आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, और उसके बाद उसने लोन बोर्ड की तरफ पॉइंट किया, कोई लोन बोर्ड वहां पर टंगा हुआ था। फिल्ड विद द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉच, जिसके अंदर बहुत सारी घड़ियां लटकने वाली घड़ियां थी और पॉकेट में रखने वाली भी काफी सारी वॉचेस थी। He was not a pawnbroker, but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get। हालांकि वो पॉन ब्रोकर नहीं था, ये एक अच्छा वर्ड है, और जिसको मीनिंग पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। पॉन ब्रोकर एक ऐसा आदमी होता है, सपोज कीजिए कि आप ये पेंसिल लेकर के मेरे पास आते हैं, आप मेरे को 10 रुपए देते हैं और ये पेंसिल गिरवी रख जाते हैं, यानी कि मैं एक पॉन ब्रोकर हूं, मैंने क्या किया, एज अ सिक्योरिटी मैंने आपकी पेंसिल रख ली और आपको 10 रुपए दे दिए, तो मैं क्या हूं, पॉन ब्रोकर हूं, जो यानी कि सामान के बदले लोन देता है। हालांकि रे जो था वो पॉन ब्रोकर नहीं था, ध्यान रखना, पॉन ब्रोकर नहीं था, लेकिन वो इतना अच्छा और दिल का इतना अच्छा इंसान था कि जो भी जरूरतमंद, जो भी नीडी पीपल उसके पास आते थे ऐसा काम करने के लिए कि आप मेरी घड़ी रख लीजिए और मुझे बदले में पैसे दे दीजिए, और वो आदमी क्या करते थे, जब उनके पास दोबारा पैसे आ जाते थे तो वो पैसे दे करके अपनी घड़ी ले जाते थे। लेकिन हालांकि वो पॉन ब्रोकर नहीं था, ऐसे काम वो करता नहीं था, लेकिन फिर भी जो जरूरतमंद लोग होते थे जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, उनको जो रे था वो मना नहीं कर पाता था, ना नहीं कह पाता था। और ही लोन्ड मोर देन ही शोड, और उसने अपनी इस आदत की वजह से क्या किया, बहुत ज्यादा लोन दे दिया, उतना ज्यादा दे दिया जितना उसको नहीं देना चाहिए था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उन घड़ियों को तब तक वो संभाल के रखता था जब तक उनके ओनर उसको वापस नहीं ले जाने के लिए आते थे, और प्राइस भी वो सेम ही रखता था और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। बेसिकली कई बार क्या होता है कि अगर मैंने आपको इस पेंसिल के बदले 10 रुपए दिए तो 12 या 13 या 15 या जिस भी हिसाब से इंटरेस्ट रेट होता था, कुछ ज्यादा पैसे आप मुझे देंगे तब मैं आपकी पेंसिल को आपको दूंगा, तो इस तरीके से इंटरेस्ट जो था वो लगता था। लेकिन रे हालांकि पॉन ब्रोकर भी नहीं था, और पॉन ब्रोकर जब वो बन भी गया, कई बार नीडी लोगों को वो सामान के बदले पैसे दे देता था, तो लेकिन वो जब बाद में जब उनके ओनर सामान लेने के लिए आते थे तो वो उनसे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी नहीं लेता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो रे था वो कितना दिलदार इंसान था और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, यानी कि एक ऑनेस्ट आदमी था वो। Then the older man seemed to a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. और जो आदमी था जिसके पास गन थी, अब वो थोड़ा सा इजी हो गया, यानी कि अब जो पहले जिस इंटेंशन से वो आया था अब वो शायद वो नहीं सोच रहा था, और अपना हाथ उसने पॉकेट से बाहर निकाला जिस हाथ में उसने गन पकड़ी हुई थी, और उस घड़ी को देखा जो उसके हाथ पर बंधी हुई थी, यानी कि कलाई के ऊपर जो रिस्ट वॉच थी उस आदमी के हाथ पे, उसने उसको देखा और बोला, रे को बोला उसने कि इसके बदले में आप मुझे कितने देंगे, यानी कि लिख करके उसने बताया
हालांकि वो सुन तो सकता ही नहीं था, इसलिए उसने लिख करके बताया कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप जो मेरे कलाई के ऊपर जो घड़ी बंधी हुई है उसके बदले में आप मुझे कितना पैसा देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, और इतना लिखने के बाद जब रे ने उस आदमी की तरफ देखा जो गन पकड़े हुए था, और रे ने उस आदमी की आंखों में एक शर्म महसूस की, क्योंकि अब शायद वो जान चुका था कि जो रे है वो कितना अच्छा आदमी है। तो अब उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं जो था कितना खुदगर्ज हो गया था और गन लेकर के इस आदमी को लूटने आया, लेकिन ये तो एक पॉन ब्रोकर भी नहीं है, फिर भी सामान दे देता है और इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। तो उसको आभास हो चुका था कि रे कितना अच्छा आदमी है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे। हालांकि उस वॉच के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं था, जैसी सारी घड़ियां होती हैं वैसी ही नॉर्मल वो घड़ी थी, लेकिन उस घड़ी में बहुत ग्रेट पावर्स थी। क्या ग्रेट पावर्स थी वो अभी हम इस स्टोरी में आगे जानेंगे। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, नोइंग दैट great need had brought the man to his shop in the first place. Ray asked, how much do you need for it? The reply came back on the notepad, whatever it's worth. अब जो है ग्रेट पावर्स उस घड़ी के अंदर क्या थी कि रे ने क्या अंदाजा लगाया कि इस आदमी को जो गन लेकर के मुझे लूटने आया था पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तभी ऐसा कोई आदमी स्टेप उठाता है। लेकिन अब जब मैं इस घड़ी के बदले इसको पैसे दे दूंगा तो शायद ये गन दिखा करके मुझे लूट नहीं लेगा। तो ये जो ग्रेट पावर थी ये बैड सिचुएशन से निकाल सकती थी ये जो घड़ी थी, यानी कि मतलब घड़ी के बदले अगर वो पैसे दे देता जो रे था, तो जो ये बैड सिचुएशन जो क्रिएट हो गई थी उस ओल्ड क्लॉक शॉप के अंदर, वहां से निकला जा सकता था, क्योंकि आदमी को पैसे चाहिए थे और पैसे रे देने के लिए तैयार था उस घड़ी के बदले। तो घड़ी की ये पावर थी जो बैड सिचुएशन से उनको निकाल सकती थी। क्या वो बैड सिचुएशन से निकलेंगे ये भी हमको आगे पता चलेगा। तो रे पूछता है कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। तो रे ने पूछा कि आपको इसके बदले में कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, और लिख करके उसने जवाब दिया जितने की भी ये है, यानी कि वट एवर इट्स वर्थ, यानी कि जितने की है, जितनी की ये वर्थ है, जितने इसका मूल्य है, आप मुझे उतने पैसे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू कैश बॉक्स, रे जो था कैश बॉक्स के पास जाता है, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और एक $50 का नोट निकालता है और उस आदमी के हाथ में रख देता है। As they shook hand, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. और $50 का जो नोट था वो पास कर देता है दूसरे आदमी के हाथ में, और दोनों अपना जो रे था और जो वो आदमी उसको लूटने के लिए आया था वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, और रे ने उसकी आंखों में झांका जो आदमी उसको लूटने आया था, और जैसे कि मानो वो कह रही हो, जो अभी तक अनफ्रेंडली प्रतीत हो रही थी, जो क्रूअल थी, एक मोकिंग स्माइल के साथ जो देख रही थी, वो जैसे कि मानो कह रही हो कि थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ डेट मच, और उन दोनों को वो आके थैंक यू क्यों कह रही थी, क्योंकि दोनों ही ये जानते थे कि ये जो घड़ी है ये $50 की कहीं से भी नहीं है। $10 की हो सकती है, $20 की, $30 की, कितने की भी है, लेकिन ये 50 से कम की ही है। लेकिन रे ने इतना नहीं सोचा, रे बड़ा ही दिलदार आदमी था, उसने $50 उसको निकाल करके दे दिए। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। और जाने से पहले उस आदमी ने लिखा कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा अपनी घड़ी को वापस लेने के लिए, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है, एज सुन एज आई कैन, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी मैं आकर के इस घड़ी को ले लूंगा, और साथ में उसने लिखा मैरी क्रिसमस। तो द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द half hour with the clock striking all together. The timepieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all was felt by the three men who stood in the old clock shop. ये जो पैराग्राफ है ये मैंने एक साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि इसकी हिंदी में आपको एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। काफी अच्छे वर्ड्स हैं, काफी अच्छी इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। और इसकी हिंदी क्या बनती है, द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और जो स्टोरी थी, ये जो
सिलसिला चला कि वो आदमी आए, गन थी उनके पास, लूटने के पर्पज से आए थे, लेकिन उनके बीच में बातचीत हुई। रे ने उनको एक घड़ी के बदले $50 का नोट दे दिया। तो ये जो स्टोरी थी ये करीब करीब आधा घंटा चली, और जितने भी टाइम पीसेस थे, टाइम पीसेस यहाँ पर घड़ियों के लिए आया है, यानी कि टाइम पीस किसको बोलते हैं, कोई भी घड़ी हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम टाइम नाप सकें, यानी कि वो पॉकेट वॉच हो सकती है, रिस्ट वॉच हो सकती है, हैंगिंग वॉच हो सकती है, या कोई भी घड़ी हो सकती है जो हमको टाइम बता रही हो। जितने भी टाइम पीस थे, जितनी भी घड़ियां थी उस ओल्ड क्लॉक शॉप के अंदर, एक साथ चुप होकर के देख रही थी इस सारे मंजर को, इस सारे सीन को वो एक साथ देख रही थी। लेकिन अब सिचुएशन सॉर्ट आउट हो चुकी थी। रे का जो दिल था वो इतना बड़ा था कि उसने अपने ऑनेस्टी से, अपनी वाइजनेस से उन दोनों आदमियों के जो इंटेंशंस थे, जो बुरे इंटेंशंस थे, उनको बदल दिया, और आखिरी में वो थैंक यू और मैरी क्रिसमस बोल करके गए। तो ये जो सिचुएशन का जो टर्न अराउंड था, ये जब खत्म हुआ तो जैसे मानो सारी घड़ियां जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप में थी वो एकदम से बज पड़ी, और इस फीलिंग के साथ बजी कि इवन रे को ये लगा कि मैं उनको सुन सकता हूं। हालांकि वो सुन नहीं सकता था, लेकिन सिचुएशन को आप समझिए कि दो आदमी आते हैं गन के साथ, वहां पर कुछ भी हो सकता था रे के साथ, और वो बहरा था, और वो काफी सारी सिचुएशंस ऐसी हो गई, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं था, और क्रिसमस की भी शाम थी, और लास्ट मिनट शॉपर जो थे वो घर जा चुके थे, उसकी मदद करने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। तो रे ने अपने दिमाग से और अपने जो ऑनेस्टी वाली जो पॉलिसी है, जो गुडविल का जो एक मैसेज है, जो पीस का एक जो मैसेज है, वो पास ऑन कर दिया कि आप जो है बैड सिचुएशन को भी अच्छा बना सकते हैं अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हों। ये इस स्टोरी की जो है थीम थी, ये आपको समझाने की कोशिश करी गई है ऑथर के द्वारा इस स्टोरी में। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, यानी कि एक उम्मीद जो थी वो एक म्यूजिकल मैसेज के रूप में आई, क्योंकि रे ने एक होप पास ऑन कर दी थी उन आदमियों के लिए। उन आदमियों का हृदय परिवर्तन हो गया, और इस तरीके से हो गया कि शायद आगे भी वो किसी आदमी को लूटने की कोशिश नहीं करेंगे। और इससे हमको सीख मिलती है कि जो एक मैसेज है पीस ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर पीस होनी चाहिए, यानी कि जो संसार है, संसार के अंदर सुख शांति होनी चाहिए, और सबको एक भाईचारे में रह करके काम करना चाहिए। और ये जो मैसेज था पीस वाला, ये उन तीनों आदमियों ने फील किया जो कि उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े हुए थे। तो ये स्टोरी थी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हमको जानने को मिले। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थोड़ी ट्विस्टेड स्टोरी थी, तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बार बार मैंने रिपीट किए हैं कुछ लाइंस को। तो ये स्टोरी थी ओल्ड क्लॉक शॉप के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तानसेन वाली जो वीडियो है हम ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूं मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।